स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कस करेंगे जो शायद बहुत हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने के लिए। ना ही एक क्वेश्चन है बट एक शायद आपको इसकी जनरल अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि यूसीसी होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी प्रोविजंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके ऊपर, लॉ कमीशन की क्या रिपोर्ट है और प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। ये क्वेश्चन क्यों लाइमलाइट में है? क्योंकि इलेक्शन सीजन के अंदर या इलेक्शन फेस्टिविटीज के अंदर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, द रूलिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एट सेंटर हैव स्टार्टेड प्रॉमिसिंग द प्रॉमिस बीइंग दैट दे विल स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग यूसीसी। अपने प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने कहा है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता यूसीसी इंप्लीमेंट करने से गुजरात और हिमाचल के अंदर, अगर वो सरकार बनाते हैं वहां पे। रिसेंटली रिजू सर ने भी यही कहा, जो मिनिस्टर है प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल मिनिस्टर, कि नया जो लॉ कमीशन गठित किया जा रहा है वो शायद एक पॉजिटिव स्टैंड ले यूसीसी के ऊपर और उसके बेसिस पे शायद वो कुछ चेंजेस की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंडिया के अंदर एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस है। तो क्या यूसीसी लाना आसान है? क्या अगर आसान या डिफिकल्ट को छोड़ दें, क्या लाना चाहिए? तो इसका एसेंस और आंसर आपको मिलेगा थोड़ा सा पास्ट के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के क्या रही जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द वेरियस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर एंड व्हाई एट दैट टाइम this particular provision was put up under article 44 under directive principle of state policy in part 4। क्यों इसे फंडामेंटल राइट में नहीं लगाया गया? क्या डिबेट रही आर्टिकल 25, 28 राइट टू रिलीजन और यूसीसी के बीच के अंदर? अगर हम देखें, बचपन से हम पढ़ते हुए आए हैं, इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज प्रेजेंट यूनिवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट ये पर्सनल मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बोथ आर प्राइमरी फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, बट हाउएवर यूनिटी कैन लार्जली कम, द ट्रू यूनिटी कैन ओनली कम विद डाइवर्सिटी। जब लोग होमोजीनियस होते हैं तो एक ऑटोमेटिक यूनिटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक नेचुरल टेंडेंसी है यूनिटी की ऑन द बेसिस ऑफ लीनिएज, डेसेंट और योर किनशिप ग्रुप। बट वहीं पे अगर हम सोसाइटी की बात करें, एक देश की बात करें या फिर एक स्टेट की बात करें, तो वहां पे यूनिटी लाना चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है बिलोंगिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट। और इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर अगर हम यूनिटी ला सकें तो शायद वो हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। But in contemporary time, because of the various incidents which are taking place in the Indian society, highlighted by the various indexes such as Democracy Index, VDEM, and others, is a reflection that today the diversity has become more pronounced than the unity. आज diversity ज़्यादा emphasize की जाती है unity से। और क्यों एक human को एक diversity चाहिए? क्या सबकी सोच एक हो सकती है? क्या सबके तौर तरीके एक हो सकते हैं? ये शायद आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर संभव नहीं है। तो फिर क्यों हर बार हम स्ट्रेस करते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही लाइफ जीनी चाहिए? क्या नहीं लगता कि ये फंडामेंटलिस्टिक एस्पिरेशन है, जो फंडामेंटलिस्ट क्लियरली मानते हैं कि एक ही आइडियोलॉजी सही है, एक ही तरीका सही है? इस एक्सट्रीम लेवल पे शायद यूनिफॉर्मिटी को जो असर्ट करते हैं नहीं लेके जाया जा सकते कि वो फंडामेंटलिस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम यूनिफॉर्मिटी के ऊपर स्ट्रेस करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरल है सोसाइटी के अंदर। क्यों? हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी इंडिया जैसी सोसाइटी या कंट्री के अंदर इतनी वेरिएशंस रखती है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक सिंगल आइडेंटिटी से सबको आइडेंटिफाई किया कर सको। कि एक आधार कार्ड का नंबर नहीं है कि वो नंबर से आइडेंटिफाई कर लिया जाए। इंडियंस आर नॉट गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज मच एज दे आर गाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव कल्चर्स। तो कल्चर्स को आज भी, प्रैक्टिसेस को आज भी शायद लोग अपनी जान से ज्यादा या कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा वैल्यू करते हैं। ये विडंबना है, बट लेकिन सत्य तो यही है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि दिस इज हाउ इंडिया ऑपरेट्स। अब उसको एक फोर्सफुल तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया जाए तो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंसेस में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहेगी,
और कहीं ना कहीं उसके फंक्शंस या पॉजिटिव्स कम रहेंगे। और नेट बैलेंस बोलता है किसी भी चीज को अगर हम यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट से देखें, मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल इन सच सर्कमस्टेंसेस, आंसर ये है कि शायद यूसीसी को लाने का राइट टाइम नहीं है। लेकिन जब भी ये आंसर आप दोगे तो आपके पास बैकिंग होनी चाहिए फैक्ट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, बॉडीज की, ताकि आप आंसर लिख सको इसे। 2015 के आसपास ये क्वेश्चन यूपीएससी में पेपर 1 में अपीयर करता है और आज फिर ये डिबेट रेसोनेट कर रही है कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में। तो चांसेस हाई है कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगले साल इस क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट प्लेस होगी और एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी। तो लेट्स क्लियर दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करूंगा, डिबेट, Law Commission, Supreme Court or government opinion and a conclusion remark would largely be present in this discussion in next 10 minutes. As far as the Constitution is concerned, Article 44 of Directive Principles of State Policy, जिसे DPSP बोला जाता है Part 4 के अंदर, clearly mentioned है। अब वो word क्या है उसके ऊपर गौर करो थोड़ा सा। State shall endeavor to secure for its citizens a uniform civil code। मतलब ये एंडेवर का मतलब है कि कोशिश करेगा कि यूसीसी को लेके आए। कोशिश का मतलब क्या होता है? कोशिश का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंसस से यूसीसी लाना है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, आगे जाके BR अम्बेडकर भी यही ओपिनियन बोलते हैं। तो whenever a UCC would come, it would largely be on the basis of consensus। तो Article 44 is clear that the citizens को एक UCC देने की कोशिश करे स्टेट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर भी कुछ डिबेट हुई और वो डिबेट क्या थी? एक वेस्ट बंगाल के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बंगाल के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मेंबर थे जिनका नाम है नजरुद्दीन अहमद। He opined that imposition of UCC, that is Article 44, would violate Article 19। अब कंसंट्रेशन रखना 2 मिनट। आर्टिकल 19 तो राइट टू फ्रीडम है, राइट लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ऑब्वियसली उसके अंदर डिबेट्स के बेसिस पे बहुत सारे आर्टिकल ऐड और डिलीट किए गए और आगे जाके वो आर्टिकल हमारा 25 बन जाता है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है जहां पे आपको एक स्टेटमेंट दे दे दैट आर्टिकल 19 ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was concerned with right to religion, freedom of religion। yes, that was right। तो आज के आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, बट उस टाइम में आर्टिकल 19 आज का आर्टिकल 25 था। सो दिस पर्सन इज वेरी क्लियर दैट आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम राइट टू फ्रीडम जो दे रहे हैं लोगों को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए रिलीजन, वो वायलेट हो जाएगा। ना ही नजरुद्दीन अहमद बट और भी कुछ लोग थे जैसे मुंशी साहब, KM मुंशी साहब, उन्होंने फेवर किया यूसीसी एंड ही एडवोकेटेड दैट इंपोजिंग आर्टिकल 44 वुड नॉट वायलेट Article 25 to 28, as according to him, the state had power to reform religion, to bring reforms in religion। कि कुछ ऐसे तौर तरीके प्रैक्टिसेस जो इनइक्वालिटी लेके आ रहे हैं या आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करते हैं, तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर अगर देखी जाए तो स्टेट उन्हें रिफॉर्म कर सकती है। देयरफॉर देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 44। तो मेंस में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कन्वेंशन और करंट को कनेक्ट करके इस साल बनाया जा सकता है वो ये कि डज इंपोजिशन ऑफ यूसीसी हैम्पर द आर्टिकल 25। अगर आपके पास नजरुद्दीन अहमद और मुंशी साहब हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डिबेट बहुत क्लियर हो जाएगी, एक मानते हैं एक मानते नहीं हैं। और साथ ही साथ में BR अम्बेडकर सर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी लुक इनटू कि जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देखते हैं तो शायद हमें इनका ओपिनियन सुनने की इच्छा होती है, ये क्या मानते थे, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि यूसीसी इज प्योरली वॉलेंट्री, जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर यूसीसी लगाया जाए तो वो वॉलेंट्री तरीके से लगाया जाए। मेजॉरिटी शुड नॉट असर्ट देयर कल्चर ऑन माइनॉरिटीज। मेजॉरिटी का ही व्यू पॉइंट नहीं, माइनॉरिटी का भी व्यू पॉइंट लेना जरूरी है। तो एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन
constitution and constituent assembly debate is concerned, the opinion is very divided. Some favored implementation of UCC and some did not favor. And since majority wanted to put it under 5:3 से voting हुई थी, जहां पे majority wanted to put it under the directory principle, and finally today it is under DPSP, not under fundamental right. इसके बाद में आज contemporary debate में आए हम कि आज क्या मुद्दा है, क्या यूनिफॉर्मिटी और दूसरे लॉज में है। अगर इस डिबेट को देखें तो मेजरली सिविल और क्रिमिनल लॉज आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन इंडिया, बट हाउएवर ये यूनिफॉर्मिटी उतनी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सीआरपीसी और आईपीसी के प्रोविजंस को रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने अमेंड किया है। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड किया है और द फाइन जो है वहां पे रिड्यूस कर दिया व्हेन कंपेयर टू द सेंट्रल एक्ट। तो अब इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर अगर हम देखें कि आज भी इंडिया के अंदर ऐसे लॉज है जहां पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इंक्लूडिंग द सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज है जहां पे लोकल लॉज लगाए जाते हैं और दिस रिफ्लेक्शन इज क्लियर कि जब यूनिफॉर्मिटी हम सिविल और क्रिमिनल में नहीं ला पा रहे हैं तो इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी अंडर पर्सनल लॉज, जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी, जहां पे इतनी डाइवर्सिटी आपको मिलेगी कि शायद पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक यूनिफॉर्म ओपिनियन डेवलप किया जा सके वहां पे। और इससे थोड़ा आगे बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है? सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज फेवर्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सबसे पहला केस अगर 85 का हम देखें, अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, जहां पे मुस्लिम लॉ के हिसाब से एक डाइवोर्स हुआ ट्रिपल तलाक से, बट अब यहां पे वुमेन ने एलिमनी डिमांड की अपने रेस्पेक्टिव हस्बैंड से और फाइनली ये शाह बानो बेगम के फेवर में रूल किया गया था केस। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हैज बीन सो क्लियर दैट यूसीसी शुड बी there so that a uniformity in law could be ensured। अब यहां पे सोचने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जो जुडिशरी है, they always would favors, I will not say the word always, they would be majorly tilted towards having a uniform laws। क्यों? वो चाहते हैं कि कॉमन लॉज हो ताकि एक जजमेंट का एक बैकअप बनाया जा सके जिसके बेसिस पे दूसरी केसेस जो आते हैं उन्हें बहुत फास्ट रिजॉल्व कर दिया जाए। हर चीज को अगर केस बाय केस लेने लगेंगे तो चांसेस है कि जुडिशरी की बैकलॉग्स नहीं टैकल कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ यूसीसी। और अब देखने की बात यह है कि चंद्रचूड़ सर जो एक एक्टिव चीफ जस्टिस साबित होंगे, जिनका टेन्योर 1.5 से 2 साल तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि जब यूसीसी इनके पास आएगा तो क्या वो प्रो पीपल स्टैंड लेते हैं या फिर एग्जिस्टिंग स्टैंड को एक्सेप्ट करके चलेंगे। वहीं पे लॉ कमीशन का क्या स्टैंड रहा? लॉ कमीशन ने यूसीसी को फेवर नहीं किया है। लास्ट लॉ कमीशन 2018 का जो है अभी 2022 में सेट किया गया है, उसका अभी देखेंगे क्या रिपोर्ट आता है आने वाले टाइम में। 2018 वाले ने क्लियरली बोला कि इट्स नॉट द राइट टाइम टू इंप्लीमेंट यूसीसी, कि न तो वो नेसेसरी है न वो डिजायरेबल है। वो कहीं ना कहीं सिर्फ इतना रिफ्लेक्शन देता है कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस इन द पर्सनल लॉ जो कहीं आपके दूसरे लॉज या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, उनको स्टडी किया जाए और उनको अमेंड किया जाए। कोई एक सिंगल यूसीसी नहीं लगाया जाए किसी भी जगह पे, सिर्फ जो कुछ प्रैक्टिसेस है उसे मॉडिफाई कर दिया जाए और उसके बेसिस पे हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे इनइक्वालिटीज को टैकल करने का एस्पेक्ट। और सर्टेन मेजर्स मैरिज और डाइवोर्स के अंदर कुछ यूनिफॉर्म बना दो आप, कि नॉर्मली मुद्दा मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड होता है यूसीसी के अंदर। अब इन सर्कम्स, और वैसे देखा जाए बहुत सारे मुद्दे हैं बट मेजर केसेस इसी से कनेक्टेड है और मेजर इशू यही है, बोन ऑफ कंटेंशन यही है। तो वो बोलते हैं दो चीज, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को स्टडी करके उन्हें खत्म करो और कुछ यूनिफॉर्मिटी लेके आओ मैरिजेस के अंदर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स के अंदर, डाइवोर्सेस के अंदर। That would help you to better implement the policies rather than dwelling upon UCC, जो शायद हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और कर पाए तो शायद चैलेंजेस होंगे उसके अंदर। और अब क्या इशू लेके आएगी यूनिफॉर्मिटी? अभी पिछले 2 दिन से पेपर अगर आपने पढ़े हैं, 7, 8, 9, 10 इनफैक्ट 3-4 दिन के पेपर, तो एक मुद्दा बहुत बर्निंग हो रहा है जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी रूलिंग भी दी है इसके ऊपर कि कैसे कि यूनिफॉर्मिटी आने से इश्यूज होते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट के कंटेक्स्ट के अंदर क्लियरली देखा गया रिसेंटली कि कैसे झारखंड के अंदर या फिर ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, महाराष्ट्र में जो
ट्राइबल कल्चर है वहां पे कोई मैरिज का एक लिमिट लीगल एज नहीं है। 17 साल की लड़की से शादी करके बहुत सारे जो उनके हस्बैंड्स हैं या फिर जो बॉयज हैं वो जेल में लिंगर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लार्जली ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट विच दिस लॉ हैज बॉट। तो एक जो पॉस्को एक्ट है हमने पूरी यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट की, तो कैसे ट्राइबल कल्चर के बेसिस पे दोज इनोसेंट यूथ आर बिकमिंग क्रिमिनल्स। तो अब इस कंटेक्स्ट के अंदर अगर वैसे ही हम यूसीसी को यूनिफॉर्म कर देंगे तो क्या ये नहीं पॉसिबल होगा कि सच में आर्टिकल 25-28 वायलेट हो? क्या ये पॉसिबल नहीं होगा कि असिमिलेशन ऑफ कल्चर होने लगेगी कि हिंदू ओपिनियंस माइनॉरिटीज पे थोपा जा सके या फिर माइनॉरिटी के कुछ पर्सपेक्टिव्स हमें भी फॉलो करने पड़ जाए? तो बहुत बड़ा एक फिजर और फॉल्ट लाइन ओपन अप हो सकता है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज इररिलेवेंट। ये पॉइंट क्यों लिखा है सर? पॉस्को तो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ताकि जब आप आंसर्स लिखते हो तो ये एक्ट आपको एक सबस्टेंट पुट अप करेगा कि यूनिफॉर्मिटी वुड ऑल्सो ब्रिंग रेस्पेक्टिव चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, the act of POSCO has brought a challenge where the tribal culture is being hampered because of the implementation of this act, जहां पे इस एक्ट के तहत बहुत सारे ट्राइबल यूथ्स को आज जेल में लिंगर करना पड़ रहा है सीरियस चार्जेस वेयर देयर एंटायर यूथ और लाइफ स्पैन कुड लार्जली बी endangered. Hence, इस यूसीसी के लिए आपको क्लियर कट ये फैक्ट्स पता होने चाहिए in order to largely write or understand or debate with people when a debate arises. तो यूसीसी is required, but अब इसका एक पॉइंट में आंसर दूं. It is said that it is the duty of majority to develop confidence among minorities. So UCC is required in India as there are many practices which requires reforms. But the care should be taken such that UCC is not forcefully implemented as a political ideology or a vote bank politics. Rather than UCC should be implemented with consensus. The consensus building process should at least begin where the different religious leaders and leaders and the intellectuals can sit and discuss the better aspect of religion and can frame a religion like that of Deen-e Ilahi, where the best aspect of each religion could be conglomerated and implemented in order to largely regulate the personal life. The implementation of UCC forcefully today would have more dangers than the positives which it would yield. I hope this session has helped you to clear that smoke which is lying around UCC with suitable facts and suitable content. Thank you so much. If you like the video, do like it. At least leave a comment there which motivates people in order to provide a better content rather than providing the stories. Further, we are starting our sociology batch 2 from 21st of this month. If you are really passionate about sociology to understand and largely improve your writing skills, you are most welcome to this. 14th of this month also we are starting our GS batch where you can use the code LIVE, div live, in order to enroll yourself for the course which largely covers not only the syllabus, provides you handwritten notes, provides you printed notes, provides you mentorship sessions, provides you Gyanvani sessions, provides you interactions with the toppers and their strategies which they adopted in order to crack the most difficult nut in the civil of the competitive examinations. So see you all, best of luck, keep studying, keep working hard. As remember, there is no replacement of hard work. Smart work is the gimmick of the people who wants to live in their comfort zone. Thank you so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.